नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि विपक्ष के कौन से राहु केतु लगे हुए हैं कि समस्याओं पर समस्याएं आती जा रही हैं। आइए स्वागत करते हैं अभिषेक तिवारी जी का और ओंकार चौधरी जी का। धीरेन नमस्कार। जी किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, तो ओंकार जी और अभिषेक जी हमारे साथ रहेंगे। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब ये जो हम देख रहे हैं, तो कोई बुरे ग्रह आ गए हैं क्या हमारे विपक्ष के? अभी अभी मैं देख रहा था, अभी टाइम्स नाउ का सर्वे आया लोकसभा 2024 के लिए कि यदि आज चुनाव हो जाए तो क्या हो। तो उसमें 292 से 338 ये रेंज, यानी मिड पॉइंट 315, इतनी सीटें जो हैं उन्होंने बीजेपी को दे दी और 38.7% बीजेपी का अकेले आ रहा है। तो ये तो बुरी खबर अभी अभी आई है। जब हमने प्रोग्राम प्रपोज किया था तब केवल ये बात थी कि कर्नाटक में DK शिव कुमार को जो CBI का उन्होंने याचिका डाली थी वो खारिज हो गई। महाराष्ट्र में अजीत पवार और शरद पवार आपस में कौन सी गुत्थी खेल रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। क्या अजीत पवार भी दिनेश शिंदे की तरह करना चाहते हैं, या शरद पवार फिर से उनको वही ट्रिक बता रहे हैं जो उन्होंने आरंभ में बताई थी? राजस्थान में हमारे सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी इस तरह से गुत्थम गुत्था हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। आज को ये सचिन पायलट को मुख्यमंत्री घोषित भी कर दे तो भी जनता नहीं मानने वाली, कहेंगे कि धोखा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अतीक कांड ने पूरे ऑपोजिशन को एक्सपोज कर दिया है। बचा बिहार, वो अभिषेक जी बताएंगे। बिहार में तो सर पुलिस मार खा रही है सड़कों पे। पटक पटक के क्रिमिनल्स में बालू माफिया ने अभी बिहटा में 3 दिन पहले बिहार पुलिस को मारा है, दौड़ा दौड़ा के, भगा भगा के। मैंने ट्वीट भी किया था उस संदर्भ में कि एक तरफ बिहार पुलिस मार खा रही है उत्तर से ऊपर, और दूसरी तरफ यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस धाएं धाएं कर रही है। शासक के फर्क से पूरा जो है वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का फर्क आ ही जाता है, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं सर। देखिए, शासक जो है, एडमिनिस्ट्रेटर अगर सही होगा तो पुलिस ठीक हो जाएगी। वही पुलिस, उसी पुलिस के अंदर बाहुबल जग जाएगा। आप देखिए, उसी अतीक अहमद ने पुलिस वालों को, 25 पुलिस वालों को घर में एक तरह से कैद किया था, और कैद किया था और चिरौरी की थी उसके बाद। हाँ, पूरे शासन तंत्र ने तब छोड़ा था। और अब देखिए उसी पुलिस ने जो है अतीक अहमद के पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। तो शासक का बड़ा मूल्य होता है। हम कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, पर नरेंद्र मोदी कई मामलों में अच्छे शासक तो साबित हुए हैं। अगर वो थोड़ा सा तृप्तिकरण, तुष्टिकरण अभी वाला तो अभी तो थोड़ा, अभी तो बिहार की बात कर लीजिए ना, हम तो बिहार पे नहीं नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। बिहार पे तो आ ही रहा हूँ, बिहार ही कर रहा हूँ मैं। वही ओवरऑल, क्योंकि बिहार से एक पीएम कैंडिडेट है ना सर, आप समझिए, अब तुलना करना पड़ेगा। हाँ, आप बिहार से पीएम कैंडिडेट। और 5% वोट जो थे वो टाइम्स नाउ वाले 12% मिले राहुल गांधी को, तो 5% नीतीश कुमार को भी मिल गए। आप देखिए ये पीएम कैंडिडेट बनने का फायदा। एक मिनट, मैं नीतीश जी की आत्मा अपने अंदर थोड़ा सा प्रवेश करूं। संजय जी, हम क्या कह रहे हैं? अब राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए और ममता बनर्जी को कोई पूछ नहीं रहा है, तो एकमात्र पीएम कैंडिडेट तो हम ही हैं। बेदाग है, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं है, और हमने 15-20 साल सत्ता में भी समय दिया है। हम एनडीए के भी प्यारे रहे हैं, और आजकल तो बीजेपी एनडीए समर्थक वैसे भी यशवंत सिन्हा की राह पे चल के लोग नाम कमा रहे हैं, तो हम भी कमा रहे हैं। मूल बात यह है कि हम प्राइम मिनिस्टर मटेरियल तो हैं ही, कम से कम इसमें क्या संदेह है? जब मोदी बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? तो यही नीतीश कुमार चल रहे हैं, और खड़गे से भी मुलाकात हुई थी। और कांग्रेस भी, एक्चुअली मेरी दो बड़े बिहार की इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर से बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि
क्या बुरा है अगर कांग्रेस नीतीश को ही पीएम अभी प्रोजेक्ट कर दे और किसी तरह से हम ये प्रयास करें कि नीतीश के नाम पे चुनाव लड़के, क्योंकि राहुल गांधी के नाम पे वोट नहीं मिल रहे हैं, तो नीतीश के नाम पे चुनाव लड़के बीजेपी को 272 से नीचे रखे, 260 नीतीश के नाम पे यूपी के कुर्मियों तक ने वोट नहीं दिए थे। नहीं दिए थे, ये बात सही है, लेकिन मैं उनका ये फोकस है कि अगर नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बनाएंगे तो हो सकता है बिहार से उनको ज्यादा 30-35 मिल जाए, गेन हो जाए। यूपी में तो देखिए, यूपी में ऐसा है कि यूपी में अब योगी आदित्यनाथ फैक्टर है, वहां तो मोदी फैक्टर भी नहीं है। तो योगी जी जितने सीटों पे चाहेंगे अब जीतेंगे, ये स्थिति है कि 75 से नीचे तो सोचिए ही नहीं। अब वहां पे सब साथ में मिलके लड़ जाए, इनफैक्ट सारे विपक्षी दल साथ में हो जाए, तब भी यूपी 75 से नीचे नहीं है। यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, वो बिहार के संदर्भ में बात हो रही है। और उनका ये कहना है कि हमारे पास मशीनरी है, हमारे पास पेड मीडिया है, हम मैनेज कर लेंगे, हम नीतीश के ही चेहरे को इतना ईमानदार, समाजवादी, सेकुलरवादी बता देंगे कि हम वोट काट लेंगे। तो ये उनके ऑप्शन में वो देख रहे हैं, और इसी वजह से दिल्ली उनको फिर से बुलाया गया था। एक महत्वपूर्ण बात संजय सर मैं बता दूं, ये जब महागठबंधन में आए थे तो लालू जी के कहने पे नहीं आए थे सर, सोनिया गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी, और उस वक्त सोनिया गांधी जी को भी पता नहीं था कि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, कांग्रेस तो आई के गुजराल से लेकर सबको प्रॉमिस करती है, उसके चाल चरित्र में है, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस कर दिए, ये आ गए। उसके बाद कांग्रेस ने बातचीत बंद कर दी थी इस मुद्दे पे, लेकिन अभी वो दरवाजा धीरे धीरे ओपन हो रहा है। जी जी। अब बात कर ले थोड़ी सी महाराष्ट्र की। ओंकार जी, महाराष्ट्र को आप बड़ी नज़दीकी से देख रहे हैं। आज कल अडानी ने शरद पवार जी से फिर से मुलाकात की और पूरे एमवीए में खलबली मच गई। अजीत पवार क्या कर रहे हैं वो कोई नहीं समझ रहा है। तो अजीत पवार कह रहे हैं कि मैं जीते जी एनसीपी में रहूँगा। तो ये भी मैं सुन रहा था, मैं भाऊ को सुन रहा था, कह रहे थे कि एनसीपी में रहेंगे, इसका मतलब ये है कि वो दिनेश शिंदे की तरह, जैसे शिवसेना नहीं छोड़ी दिनेश शिंदे ने लेकिन बीजेपी के साथ है, उसी तरह से वो एनसीपी का भी जो है असली एनसीपी बना के कुछ कर लेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है? देखिए, चर्चाएं तो यही हैं संजय जी कि जो एकनाथ शिंदे और उनके साथियों ने किया था वही उसी डगर पर बढ़ रहे हैं अजित पवार। और जो इनका बयान आया है, ये जिसका आप उल्लेख कर रहे थे कि मैं एनसीपी में था, मैं एनसीपी में हूं और मैं एनसीपी में रहूंगा, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो एकनाथ शिंदे कहते रहे वही जवान तो ये बोल रहे हैं। एकनाथ शिंदे पर जब संजय राउत से लेकर के और उद्धव ठाकरे, और उस समय तो चूंकि एमवीए के सारे ही नेता वोकल थे और उस समय इनकी सरकार भी थी, उस समय तक तो उद्धव ठाकरे बाहर गए नहीं थे, तो ये सब यही कह रहे थे कि ये बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम बीजेपी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। और मेरे विचार से वो जो सारी पटकथा लिखी गई थी उसमें तो दिल्ली का भी हाथ था, और देवेंद्र फडणवीस तो मेन की उस पूरे प्रकरण की थी ही। एक बात नोटिसेबल है, इस प्रकरण में भी चाचा भतीजे की जो लड़ाई चल रही है, इसमें भी देवेंद्र फडणवीस एकदम खामोश हैं। उन्होंने, जब मीडिया ने उन पर प्रेशर किया कि आप कुछ तो बोलिए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है, इसमें मुझे कुछ ऐड नहीं करना है, मुझे कुछ जोड़ना नहीं है। एक कॉमन फैक्टर जिस पर मैंने आज शाम को एक वीडियो भी किया है, प्रोग्राम भी किया है, शिवसेना की दुर्गति के लिए, शिवसेना के बिखराव के लिए, और जो भी आज हालत है मातोश्री परिवार की, उसके लिए संजय राउत जिम्मेदार हैं, और बहुत हद तक उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को तो विरासत में सब कुछ मिला था। उद्धव ठाकरे को बाला साहब की जितना एक प्रतिष्ठा थी, रुतबा था,
जितना उनका प्रभाव था महाराष्ट्र में अलग अलग पॉकेट्स में, वो सारा इनको मिला था। पदाधिकारी मिले थे, एमएलए मिले थे, एमपी मिले थे, सरकार मिल गई थी, मुख्यमंत्री का पद मिल गया था। लेकिन उद्धव ठाकरे में अगर लीडरशिप के गुण होते तो ना एमवीए की सरकार टूटती, ना उनका मुख्यमंत्री का पद जाता, ना उनकी शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास जाती, ना उनका सिंबल जाता। और अब तो हालत ये है कि लाइन लगी हुई है एकनाथ शिंदे की तरफ। वो सब अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाना चाहते हैं, जो चुनाव आयोग ने उन्हीं को सौंप दी है कि असली शिवसेना आपकी है। तो जो कुछ इस समय चाचा भतीजे के बीच में चल रहा है, ऐसा लगता है कि शरद पवार को अजित पवार उद्धव ठाकरे बनाने के बारे में फैसला कर चुके हैं। अभी 3 दिन पहले तक ये जानकारी मिल रही थी कि 30 से 35 एनसीपी के विधायक अजित पवार के साथ आने की बात कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी सुप्रीम कोर्ट से जो वर्डिक्ट आना है 16 एमएलए के ऊपर कि वो अयोग्य हैं या नहीं है, उसका इंतजार कर रही है। ये 16 जो एमएलए अयोग्य घोषित किए जाएंगे, इनमें एकनाथ शिंदे भी हैं। तो अगर एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित होते, जिसकी संभावना ना के बराबर है, मैं 1% भी उसकी संभावना नहीं देख रहा हूं। अब आप लोग पूछेंगे कि क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह हक ही नहीं है कि वो किसी विधायक दल के विधायकों को अयोग्य घोषित करे। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा इस पूरे मामले में ये कहेगा कि जो स्पीकर हैं वो फैसला करें इन 16 एमएलए के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर दखल दे दिया तो ये अपने आप में एक नई चीज बन जाएगी कि जो अधिकार स्पीकर का है उसमें सुप्रीम कोर्ट कैसे दखल अंदाजी कर रही है। तो ये एक कानूनी मामला है, लेकिन मैं मान करके चलता हूं कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और स्पीकर चूंकि राहुल इनके हैं, देवेंद्र फडणवीस के हैं, तो वो कोई ऐसा फैसला नहीं देने वाले हैं जिससे एकनाथ शिंदे की कुर्सी को या इस सरकार को जो इस समय चल रही है इसको किसी भी तरह का संकट हो। क्योंकि सामने बीएमसी के चुनाव भी हैं, फिर लोकसभा के चुनाव हैं, फिर विधानसभा चुनाव हैं। तो एक अनावश्यक कुछ ऐसा होगा वहां, ऐसा लगता नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी शायद इस बार अजित पवार को ठोक बजा करके आजमा लेना चाहती है कि उनके साथ एक्चुअल में कितने एमएलए हैं एनसीपी के। और उसके बाद अगर जैसा वो 1% मैंने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित हो गए और उनको चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा देना पड़ा, तो अभी भाजपा का जो नेतृत्व है वो ऊहापोह की स्थिति में है कि जो चांस उन्होंने एकनाथ शिंदे को दिया था, क्या वो अजित पवार को दिया भी जाए कि नहीं दिया जाए, या अजित पवार को उप मुख्यमंत्री ही बनकर के रहना पड़ेगा। उनकी अभिलाषा इस बार भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसा अगर कुछ होता है तो फिर देवेंद्र फडणवीस के सरपरस्ती में ही सरकार बनाना चाहेगी वहां पर भारतीय जनता पार्टी। एनसीपी के बीच में जो तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, हालांकि उसमें आज पुणे में अजित पवार ने भी खंडन किया कि मैं एनसीपी में हूं। उनके चाचा ने भी एक दिन पहले खंडन किया था, कहा था कि ये तमाम चर्चाएं जो है वो बेसिर पैर की है। लेकिन सब जानते हैं शरद पवार किसी भी हालत में अजित पवार को सीएम तो नहीं बनने देंगे, और पार्टी का सर्वे सर्वा भी नहीं बनने देंगे। वो अपनी बेटी के लिए सपने देख रहे हैं, और यही बात है जो चाचा की इनको नागवार गुजर रही है। तो महाराष्ट्र ओवरऑल अगर हम देखें 2024 के लोकसभा के संदर्भ में, तो जो पिछले दिनों एक सर्वे आया था कि जी जो एमवीए है वो तो 30 सीटों से ज्यादा जीतेगा,
मुझे तो नहीं लग रहा है ये तो कि उल्टी बात होगी। कोई भी ऐसी सूरत जमीनी स्तर पर महाराष्ट्र में है। जी हाँ, पिछली बार तो ये 6 सीटें जीते थे सारे मिलके। और ये भी है ये जो फिगर बताया जा रहा 315 का, इसमें पिछली बार की 18 सीटें जीती हुई शिवसेना और पिछली बार की 16 सीटें जीती हुई जेडीयू, ये दोनों उससे आउट हैं। उसके बाद भी 315 है। वैसे अकाली उनकी 347 सीटें आई थी पिछली बार एनडीए की, यदि आपको याद हो। 353 थी। सॉरी 353 आई थी, तो हाँ हाँ 353 से 315 तो 40 सीटें कम हुई। जी जी लेकिन उन 40 सीटों में 17 और 16 33 सीटें तो अकेले इन दोनों की थी, और उसके बाद अकाली दल भी था, एक सीट उसकी भी थी। बिल्कुल। जी। तो अभिषेक जी, अब आप कर्नाटका का बताइए साहब। कर्नाटक में जो उठापटक चल रही है, और अभी भी दोनों तरफ ही मामला ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ है। कांग्रेस में डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया जो है, ये खेल कितना बड़ा है, हमें इस समय मीडिया में कम से कम अधिक दिखाई नहीं पड़ रहा, और मीडिया वाले वॉर में बीजेपी कहीं पिछड़ती दिख रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सवर्णा न्यूज देखिए या कर्नाटक के, हमको लोकल न्यूज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट इस बार भी मैंने चित्रदुर्गा का चलाया था, तो आप देखेंगे कि उसमें अनकट है। मैं लोगों को जब बुला रहा हूँ ये सब, मैंने ये नहीं किया। इनफैक्ट मेरे आज वाले ग्राउंड रिपोर्ट जो जयपुर डायलॉग्स पे चला है, उसमें मुसलमान का भी मैंने बाइट लिया निष्पक्ष होकर के। लेकिन अगर आप कर्नाटक में देखेंगे कि साउथ कर्नाटक में ही बीजेपी स्ट्रगल कर रही थी, जहां नेक टू नेक कांग्रेस के साथ फाइट है। अगर आप साउथ को छोड़ दे, अगर कोलार छोड़ दीजिए इधर, या फिर रूरल बेंगलोर छोड़ दें, तो आप अर्बन बेंगलोर में भी देखिए बीजेपी पीछे नहीं है, नेक टू नेक लड़ रही है। यानी अगर हम 2008 को भी देखेंगे तो मीडिया के, अगर आप नॉर्थ के मीडिया देखिए, समस्या क्या है नॉर्थ के मीडिया के साथ संजय सर, कि वो पिछले 3 चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी को हरा रही है। उसमें क्या हुआ कि 2013 वाला तुक्का लग गया, क्योंकि वो येडियुरप्पा अलग हो गए थे। लेकिन अभी येदियुरप्पा की कोई नाराजगी नहीं है। इनफैक्ट विजेंद्र बहुत जबरदस्त माइक्रो मैनेजमेंट अपना अपने हिसाब से काम कर रहा है, और बीजेपी के भी टॉप मोस्ट लीडर्स ने छोड़ रखा है। 2 चीजें हैं, योगी आदित्यनाथ की रैली बढ़ा दी गई है। अब सर ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि योगी आदित्यनाथ जी का फैक्टर वहां पे, मैं आपको बताऊं, जब मैं लौट रहा था एयरपोर्ट पे, आपके दर्शकों के लिए इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, तो असद का इनकाउंटर हुआ ही था, और उसी टाइम हुआ था जब मैं एयरपोर्ट पे था। तो वहां के कुछ लोकल्स उठ करके ऐसे क्लैपिंग करने लगे। सो आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि ये क्या हुआ। फिर मैंने देखा तो कन्नडिगा पीपल वेयर क्लैपिंग। मैंने बोला वही तो कह रहा है। एक बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने, दिस इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, वी नीड सच काइंड ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो तो है नहीं बीजेपी के पास कर्नाटका में। अब देखिए यही वो फैक्टर है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जो थोड़ा बहुत नाराज तबका है, वो कम से कम उनके आह्वान पे कांग्रेस को वोट ना दे। आप देखेंगे कि हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में कंटिन्यूअसली ये बात खुल के सामने आई है। लोगों ने कहा कि वो मोदी को पसंद करते हैं, 2024 में वोट देंगे, पर कुछ लोगों ने कहा कि 2023 के असेंबली में वो कांग्रेस को दे देंगे, कुछ ने कहा जेडीएस को दे देंगे। इस चीज को हमें समझना होगा कि मोदी जी अपने नाम पे वोट लेके तो आ रहे हैं, लेकिन क्या असेंबली इलेक्शन में वो कन्वर्ट हो जाएगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त बीजेपी के पास। अगर वो कन्वर्ट हो जाता तो बीजेपी सत्ता के पास। अभिषेक जी, ये जो मुंबई के इमरान खिलाफ प्रताप मैंने जो एक प्रश्न पूछा था, इमरान प्रतापगढ़ी को वहां स्टार प्रचारकों की सूची में डालना कांग्रेस की कितनी बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि इससे वहां सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण होगा। और अभी जो उसने कसीदे पढ़े थे, जो उसका एक वीडियो वायरल हुआ है, पुराना वीडियो है हालांकि, लेकिन अतीक की शान में वो
कसीदे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको उनको अपना भाई या बाप बता रहे हैं, ऐसे इमरान को तो ये भेज रहे हैं स्टार प्रचारक बना करके कर्नाटका में, और सचिन पायलट को आउट कर दिया गया उस सूची से। तो योगी के लिए तो वहां एक ग्राउंड तैयार कर दी खुद कांग्रेस ने एक तरीके से। नहीं नहीं सर, आप लेकिन एक बात समझिए ना, जो मुसलमान है उसको क्या फर्क पड़ता है इमरान प्रतापगढ़ी जाए ना जाए? वो तो कह रहा है डंके की चोट पे कि भाई वो योगी आदित्यनाथ या बीजेपी इनको देखना नहीं चाहता, वो तो कांग्रेस को वोट कर रहा है, इनफैक्ट वो तो जेडीएस को भी वोट नहीं कर रहा है। आप ये देखिए कि इवन हसन मांड्या, ये वो इलाके है जो जेडीएस का गढ़ है, जहां पे जेडीएस को जीत मिलेगी, लेकिन वहां से कांग्रेस को सीट एक्स्ट्रा मिल जाए, इसलिए मुसलमानों ने जेडीएस से दूरी बना ली, और पर्याप्त दूरी बनाई है सर। इसलिए अच्छा, वो बड़ा क्लियर है, आप तृप्तिकरण के वादे करते रहिए, आप गुण गाते रहिए, लेकिन वो ग्राउंड पे कम से कम हमें तो नहीं दिखा। और जयपुर डायलॉग्स पे तो हर एक ग्राउंड रिपोर्ट मेरा ऑन एयर हो रहा है, मेरे भी चैनल पे जाता है। कहने का मतलब चूंकि संजय सर ने ही हमें इतना सपोर्ट किया तो हम जाके कर्नाटक में ग्राउंड रिपोर्ट कर पाए। तो ये देखिए सर कि अगर हम उसको कंक्लूड करें तो इमरान प्रतापगढ़ी तो उनके लिए एसेट है। आपको क्या लग रहा है कि अगर बिहार में अतीक अहमद के लिए मातम मना रहा है मुसलमान, तो कर्नाटक में नहीं मना रहा है? कर्नाटक में मना रहा है, और खूब मना रहा है वो, और यूनाइट होकर के वोट करेगा, वो जेडीएस को वोट नहीं करेगा। तो ये एक बात है। हिंदू के साथ क्या बात है कि बीजेपी कंफ्यूज है, और क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि शायद तृप्तिकरण से 2-4 मुसलमान पिघल के वोट कर दें। इस चक्कर में आपका कोस्टल एरिया, जो कि आपको मेरे हिसाब से सर उस 19 में से 17 तो जरूर जीतना चाहिए था, पर वो नहीं होता नजर आ रहा है। वही आप उत्तर कर्नाटक में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मुंबई कर्नाटक में भी आप स्ट्रगल करने लगे हैं। मैं पूछता हूं सर, बेल्लारी में जहां पे हिजाब विवाद हुआ, मुसलमान तो यूनाइट है वहां पे, हिंदू उतने, इस बड़े कांड के बावजूद वहां के हिंदू यूनाइट क्यों नहीं है? ये सवाल तो हमारे और आपके सामने है, क्योंकि बीजेपी खुद कंफ्यूज्ड है, अपने कैडर को भी कंफ्यूज कर रही है, और उसका परिणाम जो है वो मिल रहा है सर। कर्नाटक के असेंबली तो इलेक्शन वो में तो दिख रहा है। नड्डा जी कह आए ना कि हिंदू राष्ट्र का नाम नहीं लेना है। यस, आपने मेरी मुंह की बात गुरुदेव आपने छीन ली कि नड्डा जी अब आप बताइए सर, आपने देखा होगा वो जो एक और इंटरव्यू हमने किया था बीएस गौड़ा जी के साथ, उन्होंने भी हिंदुत्व वाले सवाल को थोड़ा सा स्किप कर दिया था। देखिए यही बात है, जब आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बोल दे सांसद को, विधायकों को कि हिंदू राष्ट्र का बात नहीं करना, और अगर कर्नाटक में जहां पे हिंदुत्व का एक्सपेरिमेंट होकर के साउथ में आप एंट्री मारे हैं, वहां पे आप नहीं करें। मैं एक और बात कहता हूं सर, मान तो लीजिए एंटी का, आपके येदियुरप्पा जी भी तो कह रहे हैं ना कि मैंने कभी मुसलमानों का विरोध नहीं किया। हाँ इनफैक्ट विजेंद्रा भी कह रहे हैं, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है मुसलमान वोट दे ही दे। क्या दिमाग अब बिल्कुल ही खराब हो गया है क्या? अब आप ये देखिए ना कि उनके कौन से ग्राउंड रिपोर्टर ने, कम से कम हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में तो ऐसी बात सामने नहीं आई, उनका कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन देने वाला ये सिस्टम है जो उनको एकदम उल्टी गंगा बहाने को कर रहा है। मैं एक और छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, जगदीश शेट्टर चुनाव हार जाएंगे, ठीक है, वो कांग्रेस में जाकर के ब्लंडर की, लेकिन आपने भी तो ब्लंडर किया। जिस आदमी ने 50 साल जनसंघ में काम किया है, बीजेपी को खड़ा किया वहां पे, आप नहीं देते टिकट, आप उसको राज्यसभा की बात कर लेते। उन्होंने ये भी कहा था मेरा लास्ट चुनाव है, आप राज्यसभा ना दे सके, आप ये कह देते भाई कम से कम कि चलो गवर्नर बना देंगे। आप कुछ ना कर सकते, आप बीजेपी में कहते कि चलो एक बड़ा पद हम देके आपको सम्मानित करके रिटायर करें। बात करने का प्रयास तो होना चाहिए था। ये ब्लंडर हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखा, जो 10% का वोट शेयर काट गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्नाटक में इस लेवल का ब्लंडर होने वाला है, लेकिन एक जो केंद्र के बीच का कंफ्यूजन है वो है। कांग्रेस अपनी अलग मुसीबत से जूझ रहा है। पूरी यहां की सेंटर लीडरशिप जो है वो राहुल गांधी के लिए बेचैन है, और वहां का लीडरशिप, आप मानिए सर, ये बीजेपी अगर चुनाव जीतेगी तो इसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान है, क्योंकि वहां का स्टेट लीडरशिप कंफ्यूज है। कार्यकर्ता भले न कंफ्यूज हो, लेकिन वो स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप के बीच पूरा कम्युनिकेशन गैप है, और इसी वजह से बीजेपी अभी भी उस परिस्थिति में है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी शायद बन जाए। तो हमको ये देखना होगा कि आप अपना मोमेंटम गेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं।
वो इसीलिए क्योंकि अभी भी आप दोनों कंफ्यूज राजनीति कर रहे हैं। एक तो राहुल गांधी, उनकी मजबूरी है कांग्रेस वालों की, तो वहां पे कांग्रेस वाले नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं क्योंकि ना प्रियंका आपने वाड्रा आ रही है ना। मेरे प्रश्न का जो डायरेक्ट प्रश्न था उसका उत्तर तो दिया ही नहीं, और दे वो रहा हूं ये सर, था कि वो शिव कुमार और सिद्धारमैया का जो दे झगड़ा रहा है उसकी क्या स्थिति? 19 ऐसी सीटें हैं जिसपे डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में जबरदस्त बहसा बहसी हुई थी का, और बहुत बहुत कुछ हुआ था। उनमें से सर आप कोलार की भी सीटें हैं जो डीके शिव कुमार की जो मुख्य एरिया है, चिकबेल्लापुर है, कोलार है, होसकोटे है, कियारपुरम है। वहां देखिएगा सर, कम से कम उसमें से मैं गारंटी तो नहीं दे सकता पर चांसेस है होसकोटे के यारपुरम बीजेपी जीत जाएगी। चिकबेल्लापुर में तो थोड़ा मुश्किल है, कोलार में एक सीट ही आएगी, लेकिन इसके अलावे कम से कम 7-8 ऐसी टोटल कर्नाटक में सीटें हैं जहां पे हराया जाएगा सिद्धरमैया के कैंडिडेट को। क्यों? क्योंकि डीके शिव कुमार का और उनके समर्थकों का मानना है कि सब तो डीके शिव कुमार कर रहे हैं, ये लास्ट है। अगर इस बार सिद्धरमैया हार जाएंगे ना तो कर्नाटक से उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी और डीके शिव कुमार ऊपर आ जाएंगे। तो पॉलिटिक्स वहां भी है, बस इस मुद्दे को कोई रेज नहीं कर पा रहा है। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि आप कृपया अपने प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी, और आप अपने प्रश्न सुपर चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओंकार जी, अब आइए हम राजस्थान की बात करते हैं। क्या लगता है आपको? मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। राजस्थान में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है साहब, और ये वो एक कहावत है ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक करके पीता है, तो शायद कांग्रेस के साथ ऐसा ही हुआ है। पंजाब के हादसे के बाद से इन्होंने अब जो जमी जमाई लीडरशिप है, जैसे अशोक गहलोत हैं, जैसे भी हैं, उनकी लोकप्रियता का स्तर चाहे जहां हो, लेकिन इससे और बदतर स्थिति हो जाए ऐसा तो कांग्रेस नेतृत्व अभी नहीं चाहेगा। और मुझे लगता है कि उसके चाहने ना चाहने से भी संजय जी कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत को हाथ लगाना या अशोक गहलोत को अब कुर्सी से हटाना, मुझे नहीं लगता कि ये गांधी परिवार या मल्लिकार्जुन खड़गे के बस में है। अगर ऐसा होता है तो एक दृश्य तो वो उत्पन्न कर ही चुके थे ना, जब मल्लिकार्जुन खड़गे और आपके दिल्ली के जो अजय माकन थे, शायद 25 सितंबर की घटना है, जब वो गए थे, ये सोनिया गांधी के भेजे हुए ही गए थे कि नेतृत्व परिवर्तन करिए, विधायक दल का नया नेता सचिन पायलट को चुनिए, और वहां क्या पूरा ड्रामा हुआ था। आज वही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो उनको पता है कि अशोक गहलोत कितने ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, वहां के अधिकांश विधायक उनके साथ हैं, ये तो हमें मान करके चलना पड़ेगा। सचिन पायलट के पास 19-20 विधायक से ज्यादा आज भी नहीं है, ये सचिन पायलट को भी अपनी कमजोरी के बारे में पता है, और सचिन पायलट की इस कमजोरी का आभास, एहसास और विश्वास गांधी परिवार को भी है। हाँ, ये ठीक है कि पिछले चुनाव में सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने संघर्ष किया था, कांग्रेस की वापसी कराई थी, लेकिन एकमात्र राज्य यही था जिसमें प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। बाकी जहां जहां जो उस समय अध्यक्ष थे, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाए गए थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ बनाए गए थे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बना दिए गए थे, केवल राजस्थान में, और शायद राजस्थान के बारे में कांग्रेस लीडरशिप को पता है कि 5 साल ही वहां सरकार चलती है, रिपीट तो होती नहीं है। इसलिए सचिन पायलट को इन लोगों ने, मुझे लगता है कि मझधार में छोड़ दिया है
कि जो रोना है, झींकना है, धरना देना है, प्रदर्शन करना है, करिए। पर हम अब चुनाव से पहले, जबकि चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं, हम अशोक गहलोत को नहीं छोड़ेंगे, उनको नहीं छेड़ेंगे। तो भारतीय पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो रायता बिखरा हुआ था उसको समेटने की कोशिश इधर हुई है। जो मतभेद थे, जो खींचतान थी, जो एरोगेंसी थी, उसको भी पटरी पर लाने की कोशिशें हो रही हैं। वो कितना सफल होंगे, नहीं होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर राजस्थान में तो आप बैठे हैं, जयपुर में बैठे हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि एक्चुअल में वहाँ चल क्या रहा है। जी, एक मैं अपना मेरा संजय सर से एक और सवाल है, वो जोड़ लीजिएगा सर। सचिन पायलट आम आदमी पार्टी के संपर्क में है, इस बात से इनकार नहीं है। तो क्या आम आदमी पार्टी सचिन पायलट के बहाने राजस्थान में एंट्री करने का प्रयास कर रही है? ये वाला मेरा सवाल भी ले लीजिएगा। जी हाँ, नहीं ये वाला सबसे पहले ले लेता हूँ कि अभी ये बात स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी इस समय छवि जो है वो बहुत गर्त में जा चुकी है। ये सारा का सारा ये जो शराब कांड वाला जो हुआ है, वो तो पंजाब में भी आज चुनाव हो जाए तो ये हार जाए, ये स्थिति हो रही है। तो ये अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि वो क्या करेंगे। अगर वो अलग होंगे तो मुझे लगता है स्वयं की पार्टी बनाना अधिक पसंद करेंगे, ऐसा मेरा आकलन है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का कुछ है ही नहीं यहाँ राजस्थान में, वो ज़ीरो है। सचिन पायलट का तो बहुत कुछ है, तो उसमें सचिन पायलट को कोई गेन मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता, एक बात। दूसरी बात यह है कि अशोक गहलोत जो है वो सदैव से एमएलए की पल्स जानते रहे हैं और 10 जनपद की पल्स जानते रहे हैं। पब्लिक की पल्स उनसे कभी नहीं सधी। और ये वो 2 बार मुख्यमंत्री रह के और वो गंवा चुके हैं सत्ता, और बहुत बुरी तरह से हारे हैं दोनों बार जब मुख्यमंत्री थे। एक बार उनकी 56 सीटें आई थी, 156 से 56 हो गई थी, और दूसरी बार 97 से 21 हो गई थी, 21 सीटें 200 में से। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनके बारे में लोगों की क्या छवि है। और इस बार भी कोई बहुत अंतर नहीं लग रहा, क्योंकि जो सत्ता आई थी पिछली बार उसमें पूर्वी राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान था। पूर्वी राजस्थान की 42 सीटों में से 37 सीटें कांग्रेस जीती थी। आप ये देखिए, एक तरह से स्वीप किया था उन्होंने पूरा पूर्वी राजस्थान। जैसे उससे लगता हुआ जो पश्चिमी मध्य प्रदेश था वो स्वीप किया था कांग्रेस ने जब वो मध्य प्रदेश जीत गई थी उस समय, उसी प्रकार से पूर्वी राजस्थान भी स्वीप किया था कांग्रेस ने। और इस समय जो स्थितियां हैं उसमें ये रिवर्स स्वीप होने वाला है। और यदि यह रिवर्स स्वीप होगा तो स्थितियां तो ये, मैं तो आज यदि चुनाव हो जाए तो मैं तो 40-50 से अधिक सीटें कांग्रेस को नहीं देता। जो ये तो इनकी स्थिति इन्होंने बना रखी है। अशोक गहलोत सत्ता छोड़ेंगे नहीं। अशोक गहलोत एक नितांत अलोकप्रिय मुख्यमंत्री सदैव रहे हैं, अभी भी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। तो ये स्थिति तो राजस्थान की है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। और ये जो उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसका देश की राजनीति पे क्या प्रभाव है, ओंकार जी आप बताएं। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। अभी अभिषेक जी ने बताया ही है कि जिस दिन अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी तो वो बेंगलुरु के असद उसका बेटा का एनकाउंटर हुआ अच्छा, था। हाँ, बेटे का जो एनकाउंटर हुआ था। हाँ, तो उसमें भी अगर क्लैपिंग हो रही है और वो भी कर्नाटक की राजधानी में हो रही है, एयरपोर्ट पर हो रही है। एयरपोर्ट पर जाने वाले हालांकि अब तो मध्य वर्गीय परिवार भी हैं, एलीट वर्ग भी है, पर
पल्स पता लगता है। हम्म, और उनमें हो सकता है दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग हों, लेकिन अगर वहाँ हो रहा है तो उस घटना पे हमें गौर करना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ के बारे में तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जिस तरीके से बहुत ही साहसपूर्ण फैसले वो करते हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे लेकर के जा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल कानून व्यवस्था के मोर्चे पर ही या जो उपद्रवी हैं या दंगाई हैं या एक खास तबके से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एक प्रोपेगेंडा, एक दुष्प्रचार उनके शासन के बारे में, उनके बारे में ये किया ही जाता रहा है। लेकिन जो आंकड़ा पेश किया गया है कि 183 एनकाउंटर हुए या 183 गुंडे, बदमाश, माफिया मारे गए और उनमें से आधे से भी कम जो है वो मुस्लिम हैं। तो इसका मतलब ये है। और इस घटना से पहले, एक ही दिन पहले, जब अतीक और अशरफ मारे गए, आदित्य राणा का एनकाउंटर बिजनौर में हुआ था, तो वो भी कोई मुस्लिम तो नहीं थे। तो ठीक है, आपको दुष्प्रचार करना है, राजनीतिक कारणों से आप कर लीजिए, उसका फायदा उठा लीजिए। लेकिन ओवरऑल जब हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो एक विकास का, प्रगति का माहौल बना है उसको देखते हैं, तो फिर हमें क्रेडिट देना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व को, एक साहसपूर्ण फैसले लेने वाले प्रशासक को। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी कुछ ही महीने पहले, बल्कि 1.5 महीने पहले ही, लखनऊ में जब देश विदेश के उद्योगपति जुटे थे, निवेशक जुटे थे, तो 33 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के सामने आया है। और जो भी पूंजी निवेशक है, वो चाहे डोमेस्टिक है चाहे अब्रॉड से है, वो किसी भी प्रदेश में जब निवेश के बारे में सोचता है या प्रस्ताव देता है, तो वो मिनिमम से कुछ सवालों पर तो गौर करता ही है। और उन पर अगर वो शासन, प्रशासन, राज्य सब खरे उतरते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ने का साहस करता है। तो उत्तर प्रदेश में एक वातावरण अच्छा बना हुआ है। और जो ये हाल की घटनाएं हुई हैं, अतीक, अशरफ, असद, गुलाम, उससे पहले भी 2 बदमाश जो उमेश पाल हत्याकांड में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थे, उनका निपटाना, और जो बाकी के शूटर अभी बचे हुए हैं, उनके पीछे जिस तरीके से एजेंसियां पड़ी हुई हैं, उसके मद्देनजर जो एक कहना चाहिए कीर्ति पताका इस समय योगी आदित्यनाथ की फहराती हुई दिखाई दे रही है, वो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी दिखाई दे रही है। और लोकसभा चुनाव में वैसे तो बहुत सारे, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, मुझे तो याद है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव था, तो वहाँ भी योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया था। हिमाचल में भी, मतलब कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां अब उनको बुलाया नहीं जाता है। मेरा ये मानना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रथम स्थान पर जो स्टार प्रचारक होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे, और दूसरे स्थान पर योगी आदित्यनाथ होंगे। और उनको सुना जाएगा, उनके जो भाषण होंगे और जिस तरह से वो चीज़ों को रखते हैं, सिलसिलेवार रखते हैं, उनका इम्पैक्ट आपको कई राज्यों में दिखाई पड़ेगा। अभिषेक जी। मैं तो योगी जी के राइज को अलग ही देखता हूँ सर। ये लॉ एंड ऑर्डर तो बहाना है। जितना इन्वेस्टमेंट अकेले वो उत्तर प्रदेश में लेके आए हैं, मुझ जैसे बिहारी के लिए तो हम लोग यही कह सकते हैं, भाई इतना रुपया होता भी है क्या इन्वेस्टमेंट के नाम पे? क्योंकि हमारे पास तो कुछ आता नहीं हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे। तो हमारी हालत तो पाकिस्तान जैसी है। जब इतना लाखों करोड़ रुपया आ रहा है इन्वेस्टमेंट, तो हम यही कह रहे हैं बिहार वाले, भाई इतना तो होता ही नहीं है। ये तो योगी जी झूठ बोल रहे हैं। वो या फिर आपके आरा वाले थे ना जो चले गए आपके पूर्वांचल शाहबूद। एक्सप्रेस वे पे, तो इतना पगला गए कि 300 किलोमीटर पे चलाने लगे। हाँ, हाँ, हाँ।
बस वही है कि वो आरा के नहीं, रोहतास के थे, डॉक्टर के लड़के थे और बीएमडब्ल्यू कार से जा रहे थे, क्योंकि एक्सप्रेस वे देखने को नहीं मिलता सर, क्या करें, गरीब स्टेट से हैं, मेरी भी मजबूरी समझिए। तो यहाँ मूल मुद्दा क्या है सर? यहाँ है मनीष कश्यप को अरेस्ट करवा के पहले उस पे जो है देशद्रोह का मुकदमा लगाई। देखिए उससे क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर एकदम से ठीक हो गई। पिछले 4 दिन में बिहार में 4 बैंक लूटे गए हैं, जिनमें 3 सफल 1 असफल, लेकिन प्रयास जारी है सर। अब बताइए कितना जबरदस्त काम हो रहा है, बिहार पुलिस मार खा रही है। तो योगी आदित्यनाथ को तो हम लोग भगवान की तरह देखते हैं बिहारी, कि काश एक ऐसा मुख्यमंत्री हमारे पास होता है। सच बात तो यह कि मैं यूपी वालों से जलने लगा हूं कि इतना कोई किस्मत का कैसे धनी हो सकता है। नहीं क्या करूं सर, जलूं नहीं तो क्या, आप क्योंकि देखिए इसके लिए उन्होंने कितने साल तक मुलायम सिंह यादव और मायावती को झेला है, ये तो सोचिए। तो मालिक हम भी 40 साल से झेल रहे हैं। 2 समाजवादी नेता जो गरीब गुरबा थे, खुद तो करापति हो गए, लेकिन नहीं, बिहार हमारे जितनी तपस्या आप नहीं कर रहे हैं, अभी एक और करिए थोड़ी। देखिए स्थिति, मैं बिहार की ग्राउंड आप रिपोर्ट, बीच में आधे अधूरे को ले आए ना, नीतीश कुमार तो आधे अधूरे टाइप के है ना। बैकअप तो बीजेपी ने ही नहीं किया था, इसी में बिहारी कंफ्यूज हो गया। देखिए अभी मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, एक्चुअली मैं नहीं, मेरा एक लड़का है, और हमारा ये ग्राउंड रिपोर्ट पूर्णिया का है, अभी शिक्षक बहाली पे लेके, तो बोला कि इस बिहार स्टेट में योगी आदित्यनाथ पैदा क्यों नहीं हो रहा है, वो कंफ्यूज इस बात से है। तो मेरे जो दूसरे ये है रिपोर्टर, उन्होंने कहा कि आप आरएसएस को वोट कीजिए, बीजेपी को वोट कीजिए करें। बीजेपी आरएसएस तो खुद नीतीश पैदा कर रही है, वो योगी आदित्यनाथ कैसे पैदा कर सकती है? योगी आदित्यनाथ जब भी पैदा होगा तो या तो हेमंता विश्व शर्मा की तरह आएगा, या फिर योगी आदित्यनाथ की तरह आएगा जो संघ से नहीं। अब सर इस बात ने, मेरे पास वो ग्राउंड रिपोर्ट है, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, आप चला सकते हैं उसको शॉर्ट्स में। इस बात ने मुझे सोचने पे विवश कर दिया कि क्या बिहार बीजेपी इस भारी कंफ्यूजन में जी रही है कि योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं पैदा हो रहा है। ऐसा नहीं कि बिहार में नहीं है उस प्रकार के लीडर, आप दे रहे हैं, दुरुस्त है, सम्राट चौधरी में वो गुण है सर, लेकिन वो भी आरएसएस से नहीं है मूलतः। वो भी देखिए मूलतः उसके पिताजी आरजेडी से थे, लड़ते लड़ते वो हिंदुत्व पे गया, और अब हिंदुत्व को जिस तरह से उन्होंने पकड़ा है, अब लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को आप सीएम अभी क्यों नहीं बोल दे रहे हैं। बेताबी सी है, क्योंकि आप देखिए हर दंगे पे जिस हिसाब से वो बोले हैं, लड़े हैं जदयू से और आरजेडी से, वो बता रहा है कि ये टिपिकल भाजपा से अलग है। तो एक और लीडर पैदा हो रहा है, लेकिन वो भी टिपिकल संघ से निकला हुआ नहीं है। जी जी, तो ये जो ओवरऑल सिनेरियो है, ये ऐसा लग रहा है कि जो आज टाइम्स नाउ ने सर्वे किया है, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो लगभग सही हो जाए। अब कुछ दिनों में हमारे चिंतामणि जी जो है वो वापस सर्वे करके बताएंगे। अभी थोड़ा कर्नाटका का देख रहे हैं, और कर्नाटक में जो है वो जो अपनी जो पिछली जो उनकी प्रोग्नोसिस थी, उससे विचलित नहीं हो रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई हम तो इसी पे टिके रहेंगे। तो पिछले कई बार से चिंतामणि सर और हम लोग एक पेज पे चल रहे थे। इस बार लग रहा है कि जयपुर डायलॉग्स भी 2 ओपिनियन पोल करेगा। देखिए हाँ, भले अभिषेक तिवारी फेल हो जाए या चिंतामणि सर फेल हो जाए, लेकिन जेडी फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जेडी के 2 ओपिनियन पोल आएंगे। तो ये बात है। और अंत में इससे पहले कि दर्शकों से मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि कृपया हमारे सपोर्ट के लिए जीपे, पेटीएम इत्यादि जो लिंक आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट अवश्य करें, जो भी पत्रम पुष्पम कर सकते हों। अंत में क्या हम कह सकते हैं कि 2024 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है, वो उनको दूर कर लेना चाहिए कि कम से कम एक जो क्षेत्र है जो गरीबों को जो डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने का है, वो तो उनका अच्छी तरह से कवर्ड है। कोविड में प्रधानमंत्री मोदी का जो है वो बिल्कुल सब मानते हैं कि
क्राइसिस के लिए वो उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये जो एक ये हिंदुत्व का मुद्दा है, इसको जो बीजेपी साइडलाइन कर रही है, आपको लगता है कि ये एक मिस्टेक हो रही है? ये ओंकार सवाल जी। देखिए, मैं अतीत में भी इस पर टिप्पणी कर चुका हूँ और तब कई लोगों ने जो है बड़ा भला बुरा कहा था। देखिए, जो टॉप लेवल है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर लेवल पर है, वहाँ जब आप प्राइम मिनिस्टर पद पर बैठते हैं, कोई भी हो, वो फिर हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेगा। हाँ, जो आपकी पार्टी है, जो पार्टी के सीनियर नेता हैं, चाहे जेपी नड्डा हों, चाहे आपके अमित शाह हों। अमित शाह भी चूँकि गृह मंत्री हैं, तो उनके मुँह से ये शोभा नहीं देगा और उन पर सवाल खड़े हो सकते हैं कि आप पूरे देश के गृह मंत्री हैं या केवल एक अ, मतलब हिंदुओं के मुख्य गृह मंत्री हैं। पर जो संगठन है, उसके जो दूसरे नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो तो एक लाइन ले ही सकते हैं। पर मुझे लगता ये है संजय जी कि जो लाइन संघ ने ली है और जो लाइन मोहन भागवत ने ले ली है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी हिचक रही है। कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन जो दिखाई देता है, उसकी बड़ी वजह जो है वो मोहन भागवत के बयान है और जो उन्होंने स्टैंड लिए हैं वो है। जी। जी, अभिषेक जी, मैं देखता हूँ कि जो कह रहे हैं ओंकार जी, वो बात सही हो सकती है, लेकिन मुँह से तो योगी जी भी नहीं बोलते। वो तो अपने अपनी क्रियाओं से, अपने कर्म से उससे प्रदर्शित करते हैं। मुँह से तो नहीं बोलते और नहीं, उसी मुंह की से तो आवश्यकता हिमंता है विश्व समझ। शर्मा भी नहीं बोलते। हालांकि वो कभी कभी बोल भी देते कि पूरा का पूरा मदरसा बंद करूंगा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कुछ इस स्टाइल में। लेकिन क्या है कि ठीक है, आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए, लेकिन अब जेपी नड्डा साहब सांसदों को भी हिंदू राष्ट्र बोलने से रोकेंगे तो थोड़ा सा लगता है ना, कंफ्यूजन जैसी बात हो जाती है। मैं बस ये कह रहा हूं कि आप अपने कैडर को तो कंफ्यूज मत कीजिए, मत बोलिए। कौन बोल रहा है पीएम को बोलने के लिए? वो उनको जियो पॉलिटिक्स देखना है भाई, उनको बहुत कुछ देखना है, ये बात सही है। और जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन कौन कह रहा है कि एस जयशंकर जी या फिर पीएम बोले? मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग बोल रहे हैं उनको रोका ना जाए, चाहे वो गिरिराज दा हो या कोई और हो। इससे क्या होता है कि वो बना रहता है, वो रिदम बना रहता है और लोगों में कंफ्यूजन नहीं रहता, जैसे कि कर्नाटक में अभी उत्पन्न हो रहा है, वो ठीक नहीं है। जी, तो आइए अब हम दर्शकों के कुछ प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसे विराम देंगे। प्रश्न। मैं ही पढ़ देता हूँ, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। लास्ट मिनट प्रोग्रामर जी पूछ रहे हैं, will united opposition's demand of caste census and removing 50% reservation cap cause issue for BJP in 2024? ओंकार जी। देखिए, मुझे लगता नहीं है, विपक्ष से तो आप कोई किसी तरह की अपेक्षा कर नहीं सकते हैं। विपक्षी दलों का क्या हाल है और अलग-अलग प्रदेशों में जिस तरीके से वो अपने-अपने ही घेरों में उलझे हुए हैं, अपने ही सवालों में उलझे हुए हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठा होकर के तमाम तरह की बातें कही जाती रही हैं पिछले कुछ दिनों से। ये भी हमें सुनने को मिला था कि नीतीश तो इसलिए निकले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का हर सीट पर एक साझा कैंडिडेट उतारा जाए। तो ये 1977 में तो हो गया था, उसके बाद तो ये चमत्कार दोबारा हुआ नहीं है। 1989 में भी नहीं हुआ था, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह और देवीलाल के नेतृत्व में एक पूरा जो है मुहिम शुरू की गई थी बोफोर्स और पनडुब्बी वाले मामले में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद। हाँ, ठीक है, सत्ता परिवर्तन का उनको अवसर मिल गया था और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन भी गए थे, लेकिन वो भी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा वाले अंदाज में ही हुआ था।
उसके बाद भी जितनी सरकारें बनी हैं वो भी सारी गठबंधन की ही सरकारें बनी हैं। 2014 में जाकर के 1984 के बाद किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला है। और 1984 में भी राजीव गांधी को 400 से ज्यादा सीटें क्यों मिली थी? क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो एक सहानुभूति की लहर ने प्रचंड बहुमत जो है वो उनकी झोली में डाल दिया था। पर मुझे लगता नहीं है संजय जी कि इसकी कोई संभावना है। अभी ये मुद्दे उठाए भी जाएंगे, लगता नहीं है, क्योंकि चाहे सत्ता में हो या ऑपोजिशन में हो, इस तरह के मुद्दे उठाने के खतरे भी हैं अगर फायदे हैं तो। जी जी जी। अगला प्रश्न लेता हूं मैं। शिव सत्य जी कह रहे हैं, ये डेस्क प्लीज शुरू से स्टार कीजिए क्वेश्चंस, बहुत सारे जो छूट गए हैं, ये तो बिल्कुल बाद में आया हुआ है, शुरू के तो सारे क्वेश्चंस छूटे हुए हैं। ये क्वेश्चन है शिव सत्य जी का ही, कह रहे हैं, इन अ तेलुगु मूवी एन एस्ट्रोलॉजर टेल्स हीरो राहु विल कम, देन हीरोज फ्रेंड सीज ट्रेन पैसेंजर लिस्ट and says there is no Rahu, there is only Rahul. अच्छी टिप्पणी है। अगला है ये दलालुद्दीन हलाला जी कह रहे हैं, प्रणाम आप सबको। योगी जी का कुछ रैली अनाउंस नहीं हुआ अभी तक कर्नाटका में सर। महाराष्ट्र में तो मास्टर स्ट्रोक हो गया लगभग, बिहार वर्क इन प्रोग्रेस। अभिजीत जी बताएं। अभिषेक जी सॉरी। बिहार में तो देखिए, बिहार में लगातार बीजेपी काम कर रही है। पिछले कम से कम 2 महीने से बिहार में तो जगी हुई है बीजेपी, ये दिख रहा है। अब ये देखना है कि महागठबंधन से लोकसभा में तो ऊपर नजर आती है, विधानसभा में क्या वास्तव में ऊपर है? ये थोड़ा सा बड़ा टैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में वो परिसीमन का जो है ना, वो डेमोग्राफी बदल जाता है कई जगह पे। जैसे कि अब आप देखिए कि मोकामा भी मुंगेर लोकसभा में आ जाता है, और ऐसे आप देखें तो मोकामा स्ट्रांग होल्ड हो जाता है एक ऐसे सिर्फ विधायक के नाम पे, जो जिधर निर्दलीय भी रहे तो जीत जाएगा। तो वो बहुत कुछ अलग है वहां पे। लेकिन बिहार में इस वक्त बीजेपी के साथ सबसे बड़ा एज ये है कि नीतीश कुमार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब नीतीश कुमार के नाव की सवारी जो भी करेगा, मैं ये बीजेपी को भी चेतावनी दे रहा हूं, अभी आरजेडी कर रहा है तो आरजेडी का डाउनफॉल है। अगर किसी दिन बीजेपी के टॉप लीडरशिप का मन बदल जाता है और नीतीश कुमार में एक चमत्कारी गुण है, वो जिसके साथ जाना चाहते हैं चले जाते हैं, तो बीजेपी को भी उसका लॉस होगा, क्योंकि नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से अब बिहार के लोगों की आंखों की किरकिरी बन गए। जी आगे आते हैं हम। शिव सत्य जी कह रहे हैं, most BJP politicians are Savarkar before elections and Gandhi after elections if they win. Is BJP suffering from multiple personality disorder? अब मैं क्या बोलूं इसका? ओंकार जी बताइए। हाँ, कुछ नहीं तो ओंकार सर पे डाल दो आप। देखिए, जो मजेदार टिप्पणी उन्होंने की है उससे असहमत तो हुआ नहीं जा सकता। नहीं बच करके भाग सकते बीजेपी वाले, तो ये बात तो सही है। चलिए, हाँ, आपसे सहमत हुए सभी लोग। अब अगला जी दलालुद्दीन अलाला जी पूछ रहे हैं, वहाँ कर्नाटका में किसी पहाड़ पे एक राम मंदिर की कुछ घोषणा हुआ था कुछ दिन पहले, क्या कुछ अपडेट है अभिषेक जी? राम मंदिर का देखिए, घोषणा होना अलग बात है, लेकिन अब राम मंदिर कर्नाटक इलेक्शन आपको नहीं जिताएगा सर। अब देखिए, हिंदुत्व की बात करेंगे तो आपको, आप देखिए जिस आदमी ने हिजाब विवाद पूरा उठाया, उसको आपने टिकट नहीं दिया। अब वहां एक अलग नाराजगी चल रही है कि बीजेपी अगेंस्ट जा रही है। अच्छा, जो हिजाब विवाद में मुसलमान पड़े थे उनके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं, वो सब कह रहे हैं कि भाई हम तो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। क्या आपके पास इनपुट की कमी है तो आप जयपुर डायलॉग्स को भाई साल के 30-40 लाख रुपए पे कीजिए, हम लोग आपको सही इनपुट हर स्टेट का दे देंगे, क्या दिक्कत है?
अब ये कोई ज्यादा रकम तो हम ज्यादा पैसे वो तो नहीं तो मांग रहे। वो तो नहीं होगा ना, क्योंकि हम उनके मन मुताबिक तो देंगे नहीं, तो वो तो मन मुताबिक तो चाहते आप मन मुताबिक अब अगर चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन हम तो आपको एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट देंगे ना, और ज्यादा पैसे भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, रीजनल रेट चार्ज कर रहे हैं। हैं। अच्छा, ये कास्ट सेंसस वाला तो हो गया शायद ये बात। हाँ, देखिए अब मैं यही कह रहा हूँ कि ये लोग कह ये रहे हैं। बताइए कि ये जो राहुल गांधी जो कास्ट सेंसस चलाना शुरू किए हैं, ये क्या नीतीश कुमार का रंग चढ़ा है क्या उनके ऊपर? बिल्कुल चढ़ा है। सिर्फ और आप ध्यान देंगे सर कि नीतीश कुमार का ये वाला रंग यूपी में भी चढ़ा है। अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कास्ट सेंसस होना चाहिए। और इनको ये इन नहीं लोग पता है कि कास्ट सेंसस हुआ है, कर्नाटक में पड़ा हुआ है, और इन्हीं की सरकार ने उसको रिलीज नहीं किया था। इसीलिए तो वो राहुल गांधी है। वरना सर, अगर ये बात राहुल गांधी को पता होती या फिर कांग्रेस के जिस सलाहकार ने उसको बताया अगर पता होती, तो फिर वो राहुल गांधी कैसे होता, फिर तो नरेंद्र मोदी होता। तो क्योंकि उसको रिलीज इसलिए नहीं किया गया था, आपको संभव तो ध्यान हो ओंकार जी, उसको इसलिए रिलीज नहीं किया गया था कि जो डोमिनेटिंग कास्ट है लिंगायत और वो कालिका, उनके दोनों के परसेंटेज उसमें बहुत कम आ रहे थे, लगभग आधे हुए यस, जा रहे थे, तो वो डर के मारे उन्होंने रिलीज नहीं किया। तो मुझे लगता है कि उनसे परमिशन लेके कि हाँ साहब यदि आप सहमत हो और इलेक्शन कमीशन मान जाए तो हम रिलीज कर देते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर 4 रैली ये आदमी कर देगा अभी भी कर्नाटक में, मैं एक मजाक तो हो नहीं गई। कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, मैंने 4 नंबर दिया है। अगर 4 रैली प्रॉपर राहुल गांधी अच्छे से कर दे, वो 100 से 112 बीजेपी गारंटी पहुंचेगी। यही आदमी बीजेपी को जिता सकता है। मैं अभी भी नहीं मानता कि योगी जी और मोदी जी स्टार कैंपेनर है। बीजेपी का स्टार कैंपेनर तो अपना राहुल गांधी है। वो जाकर, अब आप सोचिए, जिस पार्टी ने पूरा कास्ट सेंसस कराया हुआ हो, उसी ने रिलीज नहीं किया हो, ये वहां जाके बोल रहा है कि हम कराएंगे जी। अब क्या अलग से पैसे खर्च करके कराओगे क्या? नेक्स्ट। शिव सत्य जी कह रहे हैं, विल हिंदुत्व वैक्यूम इन पॉलिटिक्स एवर बी फिल्ड? वो संजय जी, अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। अच्छा, छोड़ देते हैं साहब, उत्तर देने के लिए कोई तत्पर नहीं है। शिव सत्य जी। नेक्स्ट, आदित्य अग्रवाल जी कह रहे हैं, आफ्टर अतीक इंसिडेंट मानसिक खतना वाले देव जी ने एक ही वीडियो बनाया है, एकम सनातन मूवमेंट सीम्स टू बी टेकन अबैक बाय योगी एक्शन। उनको मुझे नहीं लगता कि योगी से कोई समस्या है। एक्चुअली है सर, योगी से भी है। हाँ, वो मैंने बोला सर, इस देश में एक नई पौध उपजी है, जो ठीक है आपको हमको हिंदुत्व तो सिखा रही है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन वो योगी और हिमंता बिश्व शर्मा जी को भी बीच बीच में सिखाती है, तुम ये वाला गलत कर रहे हो, तुमको पता नहीं है, तुम प्रॉपर हिंदू नहीं हो, अभी थोड़ा थोड़ा तुमको और मैच्योर होना होगा। सर्टिफिकेट, हाँ, वो सर्टिफिकेट गिविंग अथॉरिटी। ये वैसे बड़ा अच्छा है। उनके सप्त सिद्धांतों से तो मैं सहमत हूँ। सहमत तो मैं भी हूं सर, सप्त सिद्धांत तो अडॉप्ट करना चाहिए सबको, लेकिन सवाल यह है कि एक पार्टी को, सर आप भी जानते हैं, एक लोकसभा छोड़िए, मैं एक विधानसभा का आज के समय में एवरेज कॉस्ट बताता हूं, बिहार में 1 करोड़, नहीं तो आप नहीं लड़ सकते। कम है आपके यहाँ, राजस्थान में तो 3 गुनी है इससे। तो मैं वही कह रहा हूं कि कम से कम अगर 1 करोड़ आप लोकसभा में पूरे देश में 2024 लड़ने जा रहे हैं, आपको आइडिया है, इसलिए सीमित रहते वो सब सिद्धांत। आंध्रा वगैरह में तो 10-10 करोड़ है भाई। अब बहुत ज्यादा है आंध्रा में, इवन कर्नाटक में सर मनी पैसे बह रहे हैं सर। मैं नाम नहीं लूंगा, एक कांग्रेस के विधायक ने भी मुझे नारियल पानी पिलाया है सर। अच्छा। चलिए ठीक है साहब। नेक्स्ट, आफ्टर ये क्या है, एज अ भारतीय फ्रॉम साउथ आई कैन कंफर्म in south states based on hindutva no election can be won, most people don't care, south is highly secularist. सही बोल रहे हैं। तो
मेरे विचार से एक और प्रश्न आया है शायद, उसको और देख लेते हैं। What are the chances of UCC being brought to the floor? मेहुल शाह। है अब यूसीसी अभी तो जो मेरी सूचना है वो ये है कि एक्सरसाइज आरंभ हो चुकी है। और वो एक्सरसाइज जो है वो कहाँ तक पहुँचेगी, कब तक पहुँचेगी, वो हमें नहीं पता, लेकिन जो मेरे अंदर की सूचना है वो है कि वो एक्सरसाइज, ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज आरंभ हो चुकी है। तो इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओंकार चौधरी जी को और अभिषेक तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, और वंदे कल मातरम। मेरे चैनल पे सर कर्नाटक ओपिनियन पोल आ जाएगा सर। वंदे मातरम जरूर देखेंगे जी।